गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन जो होने वाला है वो बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स का सेशन है। तो इसमें AR1 लेवल का प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे, एंड ये स्पेसिफिकली जेई के लिए। अब देखोगे हर एक प्रॉब्लम्स जो है उसका आइडियाज तो बेसिक है, लेकिन काफ़ी आपको मैनिपुलेशन करना होगा। तो आप देखिए इस सेशन को एंजॉय कर सकते हैं और देखना तुम कितने क्वेश्चंस को तुम प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। डिस्क्लेमर, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये काफ़ी एक चैलेंजेस है और आपके अंडरस्टैंडिंग को अटैक करता है। तो पहला जैसे कोनिक सेक्शन से, दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ब्यूटीफुल सा जे एडवांस पैटर्न का, कैलकुलस से, इंटीग्रल से। तीसरा क्वेश्चन भी कैलकुलस से, चौथा भी कैलकुलस से, पांचवा जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और इसमें काफ़ी एक यूनिक लाइन ऑफ थिंकिंग है, लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक इसका ब्लेंड है, जो कि यूजुअली जे एडवांस में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस इन सीरीज का वेटेज बहुत ज़्यादा था इस बार जेईई मेंस के सेशन में, दैट्स व्हाई आई गिवन दिस यूनिक क्वेश्चन। देखने से तुमको लग रहा होगा तुमको सम ऑफ ऑल क्यूब्स फाइंड करना होगा, सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स, और फिर तुम बताओगे कि क्वेश्चंस लेंथी है, तो कैन इट बी सॉल्व यूजिंग ट्रिक? सो डेफिनेटली आप ये पूरा कंप्लीट सेशन को देखिए और देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे 3-4 लाइन में सॉल्व करने वाला हूँ बिना कोई कैलकुलेशन का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इफ यू आर स्टिल नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सो। ठीक है, जिससे वी कैन कम विद मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, दो पैराबोला दे रखा है, तो सबसे पहले तो फील करो क्वेश्चन को। टू पैराबोला दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स एज अ सिंगल पॉइंट। तो पहले अगर मेरे पास एक पैराबोला है y इक्वल टू लेट्स x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस कुछ इस टाइप का आएगा, एंड y इक्वल टू x इक्वल टू वाई माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी, इट्स मदर पैराबोला इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो कुछ इस टाइप का आएगा। तो इन जनरल देखो ये दोनों पैराबोला कितने जगह पे कट कर सकता है, मैक्सिमम 4 पॉइंट पे। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों पैराबोला एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन जो है, इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे बना के दिया गया है। अब हम इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे कैसे आएंगे, तो यहाँ पे देखो तुम डिफरेंट स्टाइल में भी सोच सकते हो, चाहो तो इस दोनों पैराबोला को सॉल्व करके फिर रिपीटेड रूट रख लो, वहाँ पे इक्वल रूट रख लो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है, ए एंड बी आर नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, दोनों नॉन निगेटिव कंडीशन रखा है। सी एंड डी डिनोट्स मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो अब ब्यूटी है जो तुमको ए प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं सी बोल रहा हूँ, और ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू जो है उसको मैं डी बोल रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग तो होगा जो ए प्लस बी को मैं कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ए प्लस बी अगर कोई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दे, या कुछ स्लोप रिप्रेजेंट कर दे किसी भी चीज़ का, या फिर कुछ रेडियस रिप्रेजेंट कर दे कोई सर्कल का, तो फिर मेरा काम बन सकता है, वहां से हम विजुलाइज कर सकते हैं ए एंड बी टुगेदर, ए प्लस बी टुगेदर विल हैव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो देखो एक लाइन ऑफ थॉट बहुत ही मजेदार है। अब ए प्लस बी लाने के लिए कॉमन सेंस है जो इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है, तब ए प्लस बी बेस्ट वे में प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं ब्लाइंडली इसको ऐड करूँ तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक बच्चा बोल सकता है सर सपोज आपने इसको ऐड कर दिया, ऐड करने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जैसे ही हमने ऐड किया तो मेरे पास इक्वेशन जो बना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, प्लस ए प्लस बी इक्वल्स एक्स प्लस वाई। अब आप देख सकते हो ये इक्वेशंस बहुत ही मजेदार बन गया दोस्तों, बहुत ही मजेदार। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे पास हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई, और उधर तुम्हारा ए प्लस बी माइनस टू हो गया। अब ये तो सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन सवाल है जो दो पैराबोला को ऐड करने से पैराबोला प्लस पैराबोला, ये तो मैजिक हो गया, इक्वल टू सर्कल कैसे आ गया भाई? ठीक है, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे लाइट प्लस लाइट इक्वल टू डार्कनेस हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पैराबोला प्लस पैराबोला सर्कल हो सकता है? ये दोनों का ऐड मत करने लग रहा दो पैराबोला का। ठीक है, लाइक अ ड्राइंग, यस मैथमेटिकली ये पॉसिबल है। देखो क्यों, ये तो सर्कल का इक्वेशन है। अब सवाल है ये किस सर्कल का इक्वेशन है, तो माई क्लेम इज ये वो सर्कल है जो पास कर रहा है इस 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन जनरल। तो ये सर्कल का इक्वेशन जो है वो होगा एग्जैक्टली। अब ये क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर मान लें पास कोई भी हमारे पास पॉइंट P1 है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट पैराबोला के इक्वेशन को, क्योंकि ये पहले पैराबोला पे भी है। अल्फा बीटा सेकंड पैराबोला के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा बीटा तो इसके कोई भी कॉम्बिनेशन को अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर दूं
तो अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस इक्वेशन ऑल्सो। और ये इक्वेशन जो है इफेक्टिवली ये सर्कल है, इसका मतलब अल्फा बीटा इस सर्कल पे भी है, जहां कहीं भी सर्कल हो, ये एक ऐसा सर्कल है जो अल्फा कॉमा बीटा उस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली पॉइंट P2 सपोज गामा डेल्टा ले लो, वो भी इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ये पॉइंट गोलू कॉमा भोलू, ये भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ये रिक्की कॉमा बिक्की, ये भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जिसको 4 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा गोलू भोलू रिक्की बिक्की। तो ये सर्कल अलग सर्कल हो ही नहीं सकता। तो ये सर्कल तो वही सर्कल होगा ना जो इस चारों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो, अब a प्लस बी का एक सिग्निफिकेंस तो मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि a प्लस बी देख रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो टर्म बचा उसमें रेडियस का फीलिंग आएगा। तो वहां से शायद मैं कुछ डायग्राम से फील करके बोल सकता हूँ, अरे भाई रेडियस को मैक्सिमाइज करना है सर्कल का, या फिर रेडियस को मिनिमाइज करना है, कहीं क्वेश्चन का फ्लेवर वहां तो नहीं गया। सबसे पहले देखो, स्टार्ट हम कैसे किए, a प्लस बी फाइंड करना था तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिए। a माइनस बी फाइंड करना होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, तो वहां से हो सकता था कुछ हाइपरबोला टाइप का दिखता, कुछ दिखता। ठीक है, तो वो लाइन ऑफ थिंकिंग था। अब देखो, अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 3/2x और प्लस 9/4 का डिमांड होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 × 3/2y प्लस 9/4 का डिमांड होगा। तो a प्लस बी -2 और उधर मुझे 18/4 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 9/2। तो मेरे पास आ गया a प्लस बी और ये प्लस 5/2। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। आपके पास जो इक्वेशन बनने को मिला, इक्वेशन यहाँ पे a प्लस बी उस साइड था, आई एम सॉरी, a प्लस बी जब RHS में जाएगा तो माइनस a प्लस बी आएगा, यहाँ पे माइनस टर्म। ठीक है, क्योंकि मैं a प्लस बी को उस साइड सेंड कर रहा हूँ, तो इट इज़ माइनस a प्लस बी दिस। तो फाइनली जो मेरे पास आया वो आ गया तुम्हारे पास 5/2, ये माइनस a प्लस बी प्लस 5/2, राइट। ये माइनस साइन है भाई। मैं इस वीडियो को पूरा आपके सामने रॉ लाने वाला हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करूँगा। ठीक है, जिससे आप एग्जाम में भी ऐसे सोचो, एडिटिंग करने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो टीचर करते हैं या फिर उसको छोड़ते हैं तो वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब आप लेक्चर देख रहे हो ना तो आप सब कुछ देखो, कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक किया जा रहा है, कैसी चीज़ों को स्किप किया जा रहा है, सब कुछ आप देखो, इसलिए मैं आपके सामने रॉ लाया हूँ। तो देखो x-3 होल स्क्वायर y प्लस 3/2 होल स्क्वायर 5/2 माइनस a प्लस बी। अब तो तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो ये एक सर्कल बना रहा है, कैसा सर्कल, जो इस दोनों पैराबोला से पास कर रहा है। अब तुम इमेजिन करो, जब ए और बी चेंज कर रहा है तो ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स बनाता रहेगा। जैसे मान लो कभी ये सर्कल बनाएगा, कभी एक पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट सर्कल कब होगा, जब एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब वो पूरा चीज डिपेंड करेगा इस फैक्टर पे, यहाँ RHS पे। ये देखो, अगर RHS मेरा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब ये दोनों पैराबोला मीट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है एक्स वाई का जो इस दोनों पे लाई करे। अगर ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उस केस में क्या हो रहा है, ये सर्कल जो है श्रिंक करके एक पॉइंट सर्कल बन गया। ठीक है, तो अब पॉइंट सर्कल बनने का कौन केस होगा, पॉइंट सर्कल कब बनेगा, जब a प्लस बी जो होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को लेगा। a प्लस बी का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 5/2। अब a प्लस बी सोचो अगर 5/2 से बड़ा हो जाए तो फिर RHS निगेटिव हो जाएगा, लेकिन LHS स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। a प्लस बी क्या 5/2 से छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अंडर दैट केस यू विल गेट पिक्चर लाइक दिस, जैसे इस टाइप के सर्कल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे एक तो पक्का मेरे पास आंसर आ गया, a प्लस बी मैक्स जो होने वाला है वो होगा 5/2। अच्छा, किस कंडीशन में ये मैक्सिमम 5/2 होगा, किस कंडीशन में होगा 5/2, जब वो सर्कल पॉइंट सर्कल हो जाएगा, और वो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा उस केस में। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है 3/2 कॉमन 3/2 आ गया। ठीक है, तो a प्लस बी का मैक्स वैल्यू 5/2 आ गया। अब देखो, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, तो चलो मैं एक हिंट देता हूँ, एग्जैक्टली इन द सेम वे। अब तुम देखो सर्कल के साथ क्या होगा मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मैं अगर एक एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे देखो, जैसे तुम पहले फील करो, फील द सिचुएशन। लेट्स से ये फिक्स पैराबोला है, y इक्वल टू x-1 होल स्क्वायर प्लस ए, ये दे रखा है, राइट।
अब मान लो अगर मैं ए को कुछ फिक्स वैल्यू ले लूँ, ए को सपोज कुछ फिक्स ले लूँ या कुछ भी ले लो, 0, 0.1, 0.2, 0.3, सो फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ ए अपन फील करते हैं दूसरा कर्व कैसा दिखेगा, x इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी। अगर मैं b को चेंज करूँ, ध्यान दो b इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू अगर तुम 0 ले लोगे तो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा, राइट, ये आएगा ना। अब b को अगर तुम चेंज करते रहोगे, b को अगर तुम चेंज करते रहोगे तो तुम्हारा कर्व जो होगा वो इस टाइप का चेंज होते रहेगा, राइट। सो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ b। अब क्या होगा, अब देखो पैराबोला तो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या फिर 2 पॉइंट पे करेगा, अगर 2 पॉइंट पे भी करेगा तो वहां से भी मतलब एक सर्कल होगा जो वहां से ड्रॉ किया जा सकता है, राइट। फिर यहाँ पे दूसरा सर्कल बनेगा, यहाँ पे तीसरा सर्कल बनेगा। ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम सोचो जब a प्लस बी का वैल्यू मिनिमम होगा, अब वो मिनिमम केस क्या बताएगा, तो सबसे पहले विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम जो वो पॉइंट जो है 3/2 3 और 3/2 उसको कोई भी एक पैराबोला के ऊपर ले सकते हैं, सपोज इसके अंदर है वो 3/2, क्योंकि तुम क्या लिख सकते हो, a लेस देन इक्वल टू बी ले सकते हो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। क्यों, क्योंकि आप देखो पूरा क्वेश्चन सिमेट्रिक है ना यार भी, तो चाहो तो तुम a ग्रेटर देन इक्वल टू बी लो, लेस देन इक्वल टू बी, किसी को बड़ा मान सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे a का मिनिमम वैल्यू तो हम लग सकते हैं क्योंकि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सपोज a को हम मिनिमम पे रख दिए a इक्वल टू 0। अगर कोई बच्चा बोलेगा हम b इक्वल टू भी 0 कर दिए, तो भाई तुम दोनों इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये दोनों पैराबोला जो है एक पॉइंट पे मिलेगा ही नहीं। मतलब आप समझ रहे हो ना। तो ये तो बोल रहा है जो इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, तो अपन आप सिचुएशन फील कीजिए सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसा पिक्चर बनेगा। एक तो ऐसा पैराबोला है, ठीक है, और फिर तुम्हारा ये सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे जाके चेंज करके, मान लो कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम ए ले लिए, सपोज ए को 0 ले लिए और करस्पॉन्डिंग टू ये कुछ बी का वैल्यू आएगा, बी ए स्पेशल, जहाँ से ये सिंगल पॉइंट बना, ठीक। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर और पॉसिबिलिटीज है, जैसे पैराबोला यहाँ पे अंदर से टच कर दे, अब देखो ये तो सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही तुम अलग वाले केस लोगे, जैसे ही आप 3/2 को अगर एक पॉइंट पे वहां पे लाई कर रहे हो, तो अब तुम देख सकते हो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए के लिए व्हाट विल हैपन इफ बी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू द वैल्यू ऑफ द ट्रू पैराबोला, जब टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, ये तो टेंजेंशियल केस है ना। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो सर्कल होगा वो तो एक पॉइंट बन जाएगा, सर्कल जो है वो पॉइंट बन गया। इसका मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कंप्लीटली रेडियस पे डिपेंडेंट हो गया, राइट। तो फिर से अगर हम सर्कल को देखें तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 माइनस ए प्लस बी था। अब अगर हम ए को फिक्स कर दिए और हम रिलेटिव मोशन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, ए को सपोज मिनिमम रख दिए, हम दोनों को 0 नहीं रख सकते क्योंकि तुम दोनों 0 रखोगे तो दोनों पैराबोला मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। या फिर दोनों पैराबोला एक से ज़्यादा पॉइंट पे मिल रहा है, तो ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी गलत सोल्यूशन हो गया, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी 0 नहीं है। तो अब हम चलो ग्रीडी बनते हैं, ए को 0 कर देते हैं, तुम चाहो तो बी को भी 0 कर सकते थे, तो मेरे पास एक्स जो सर्कल बनेगा वो उस केस में बनेगा दिस इक्वल टू 5/2 माइनस बी, राइट। ए को 0 करने से मतलब आपको इस टाइप का सर्कल्स दिखने वाला है, इस टाइप का फिर सर्कल्स दिखने वाला है, जैसे ही पैराबोला इधर शिफ्ट कर रहा है। तो अब जब ये पैराबोला टेंजेंट हो जाएगा उस दूसरे पैराबोला पे, इसका मतलब ये सर्कल भी जो है वो टेंजेंट हो जाएगा वो फिक्स पैराबोला से करस्पॉन्डिंग टू ए इक्वल टू 0। तो ये जो सर्कल आया उसको भी टेंजेंट होना होगा, टेंजेंट होना होगा, किस पे होना होगा, वो जो सपोज फिक्स पैराबोला जो हम दे रखे हैं उस पे, और फिक्स पैराबोला मेरा क्या है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस। अब तुम चाहो तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हो क्योंकि टेंजेंट का कंडीशन क्या है, वहाँ पे टेंजेंट जो एक कॉमन टेंजेंट जो आएगा उसका कंडीशन है, जो पैराबोला पे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कॉमन टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है, वो और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल जो होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा 3/2 से। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्लोर का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ऑलरेडी आपको पता है बी का वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम 2 ले लूँ, ठीक है, तो फिर देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3/2 और 3/2 है, और इसका रेडियस जो आ रहा है सर्कल का वो √1/2 है।
सो क्लियरली y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, कोई इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे 2,1 पे, तो ये तो पक्का हो गया जो सो b का वैल्यू 2 या 2 से बराबर होगा ही। लेकिन ऊपर वाले मैक्सिमम रिजल्ट से मुझे पता है जो a प्लस बी जो है वो 5/2 से छोटा है, ठीक है, और a ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब b जो है वो 5/2 से छोटा होगा इन एनी केस, मतलब 2.5 से छोटा ही होगा। तो अब मुझे पता है b जो होगा वो डेफिनेटली 2 और 2.5 के बीच में कहीं ना कहीं डांस कर सकता है, मोस्ट कंजर्वेटिव विंडो। सो आई एम स्किपिंग कैलकुलस टू सॉल्व। आपको क्या पूछ रहा है, इसलिए ग्रेटेस्ट ऑफ सी प्लस डी, सॉरी हाँ ग्रेटेस्ट फंक्शन और फ्लोर ऑफ सी। तो फ्लोर ऑफ सी जो है मिनिमम वैल्यू जो सी है वो मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ सी जो है वो हो गया ए प्लस बी का मिनिमम। मिनिमम के लिए ए को मैं जीरो रख दिया मोस्ट कंजर्वेटिव साइड में, और बी का कोई भी वैल्यू है वो 2 से 2.5 तक चेंज कर रहा है, तो इसका जो फ्लोर आ जाएगा एनीवे 2 ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसीलिए ऐसा डिजाइन किया गया था जिससे आपको मिनिमम एग्जैक्टली फाइंड करने का काम भी नहीं है। तो इसका वैल्यू ये 2 आ गया और डी जो है वो 5/2 है, तो इसका आंसर जो है वो 9/2। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्वेश्चन, और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देखो सबसे पहले ना दो इक्वेशंस से यूजुअली तुम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ऐसे इक्वेशंस को ऐड करते हो, या फैमिली ऑफ सर्कल्स में दो सर्कल को ऐड करके s1 प्लस लेमडा s2 करते हो, वेल लेमडा इज नॉट -1 तो फैमिली ऑफ सर्कल्स देता है। फैमिली ऑफ लाइंस में l1 प्लस लेमडा l2 करते हो। अब देखो फैमिली ऑफ पैराबोलाज में भी हम दो पैराबोलाज को ऐड करके इस सर्कल क्रिएट किया और वहां से इस क्वेश्चन को टारगेट किया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कैलकुलस से। तो यहाँ पे एफ नॉट एक्स जो है वो मैक्स ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो सबसे पहले एफ नॉट एक्स के बारे में देखें, तो मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है, कॉस एक्स का ग्राफ भी पता है, ठीक है। तो cos x क्या होगा एट x π/2 पे खत्म एंड -π/2 पे खत्म। सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस इंटरवल -π टू π/2, इसलिए मैं ग्राफ यहाँ पे भी बना रहा हूँ। अब इसका मैक्स क्या होगा, एफ नॉट एक्स का ग्राफ क्या होगा, जो विनर्स होंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एक्चुअली मैक्स ऑफ इफ आई टेल π/2 टू -π/2। सो दिस इज द ग्राफ, ये जो सेटेड रीजन है वो आ गया आपका ग्राफ मैक्स ऑफ दिस। व्हाट इज एफ ऑफ के प्लस 1, इट्स मैक्स ऑफ मॉड एक्स माइनस एफ के माइनस कॉस एक्स। तो सपोज अगर मैं f1x का बात करूँ, तो उससे पहले क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो। तो मैक्स ऑफ मॉड एक्स माइनस f0x, के बदले 0 रखा, एंड f0x माइनस कॉस एक्स। देखो ये कितना मजेदार आया। अब f0x का तो ये ग्राफ है, तो अब बोल रहा है मॉड एक्स माइनस f0x एंड f0x माइनस कॉस एक्स, इस दोनों का मैक्स। तो अब इसको कैसे फील करोगे, तो सबसे पहले देखो भाई मॉड एक्स माइनस f0x को कैसे प्लॉट करेंगे, तो चलो भाई इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स तो तुम्हारा ये है, इसमें से तुमको सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे मॉड एक्स एंड कॉस एक्स इक्वल है, ये सपोज ये अल्फा, तो उसके बाद जो मेरा मैक्स पार्ट है दैट इज मॉड एक्स, राइट। तो इफ आई सी 0 टू अल्फा, अल्फा के बाद तो ये 0 होने वाला है अल्फा टू π/2। सिमिलरली बाई सिमेट्रिसिटी माइनस अल्फा टू माइनस π/2, ये ग्राफ 0 होने वाला है। अब 0 से अल्फा में क्या होगा, 0 से अल्फा में cos x जो है दैट इज मैक्सिमम, सो दैट विल बिकम मॉड एक्स माइनस cos x, राइट। तो मॉड एक्स माइनस cos x, और इसी का सिमेट्रिसिटी, अब 0 पे इसका वैल्यू आ जाएगा -1, और अल्फा पे आएगा मॉड ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो वो दोनों अल्फा पे, तो दोनों का हाइट इक्वल है तो अल्फा पे जाएगा 0। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको रफली देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ कुछ देखने को मिला इस पोर्शन का। सिमिलरली आप अभी पिक्चर तो बहुत बाकी है दोस्त, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुआ है गेम। एफ नॉट एक्स माइनस कॉस एक्स कैसा दिखेगा, अब फिर से तुम देखो एफ नॉट एक्स ये पोर्शन है, ये पोर्शन है। अब ये उल्टा दिखेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 0 से अल्फा लूँ, ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो 0 से अल्फा में एफ नॉट एक्स कैसा दिखेगा, एफ नॉट एक्स इज लाइक कॉस एक्स, इनफैक्ट माइनस अल्फा से अल्फा में, तो फिर वो 0 दिखेगा, मतलब इस पोर्शन में 0 और 0 दिखा, और उल्टा वाला पोर्शन में
मैक्सिमम वैल्यू मॉड एक्स माइनस कॉस एक्स जैसा दिखेगा। तो अब देखो एक्स पाई बाई टू पे तुम्हारा पाई बाई टू आया और एक्स अल्फा पे 0 आया, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को। ठीक, अब इस दोनों में आप देख लीजिए आपका मैक्सिमम क्या है। अब मैक्स ऑफ बोथ ऑफ दिस फंक्शंस आपको निकालना है, तो मैक्सिमम जो आया वो तुम्हारा यही वाला फंक्शन है। क्लियर। सिमिलरली नाउ कैन यू थिंक व्हाट अबाउट f2x फिर f3x, इसको हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू डू इट बाई योरसेल्फ। जैसे f2x, अभी तो मैं इसको फुल्ली सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन जैसे तुम f2x निकालोगे तो मॉड x माइनस f1x और f1x माइनस कॉस x, तो फिर वहां से भी एक पैटर्न, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो एक्चुअली तुम क्या बोल सकते हो ना, जैसे अगर मैं एफ नॉट, मुझे पूछा जा रहा है यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस वन एक्स प्लस एफ एन एक्स, तो बेसिकली अगर मैं पैटर्न यहाँ पे देखूँ तो अगर n का वैल्यू सपोज मैं 1 लूँ, तो मुझे पूछा जा रहा है एफ नॉट एक्स प्लस एफ वन डी एक्स, ये कैसा बिहेव करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। फिर n इक्वल टू अगर हम ना लेंगे, माइनस पाई टू से पाई बाई टू में एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स कैसा बिहेव करेगा। तो अगर मैं इसका पैटर्न देख लूँ और देखो ये किधर कन्वर्ज कर रहा है, तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द जेई प्रॉब्लम में आप ऐसे ही पैटर्न फाइंडिंग करते हो। दिस इज वेरी क्रिटिकल स्टेप फॉर सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द जेई प्रॉब्लम्स। तो फिर देखो, अभी बहुत ही चाइल्डिश तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। एफ नॉट प्लस एफ वन एक्स क्या होगा, सोचो भाई। एफ नॉट एक्स तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये ऊपर वाला, और एफ वन एक्स जो है ये तुम्हारा ये वाला हो गया पोर्शन। ठीक, तो अगर तुम ऐड कर रहे हो इस दोनों को, तो फिर तुम्हारा यहाँ से आंसर क्या बनने वाला है। अब सोचिए ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है ना। एफ नॉट एक्स प्लस एफ वन एक्स क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो माइनस पाई टू से माइनस अल्फा में ये बिहेव करेगा मॉड एक्स जैसा, और ये क्या कॉस एक्स जैसा। माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में ये बिहेव किया कॉस एक्स जैसा, और ये किया जीरो जैसा, और अल्फा से पाई बाई टू में फिर से ये बिहेव किया मॉड एक्स जैसा, और ये किया कॉस एक्स जैसा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो अगर आप इसका इंटीग्रेशन देखते हो इस इंटरवल के बीच में, तो फिर मेरे पास क्या आ रहा है, तो व्हाट वी कैन सी इज, जैसे एफ नॉट एक्स कॉस एक्स था, एफ वन एक्स जो अपने पास बना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो मेरे पास एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन एक्स जो है, ये चीज़ कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है मॉड एक्स पे, राइट। इसका मतलब चूंकि हम ये लिमिट को और इंटीग्रेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आप कैसे बोल सकते हो, आप यहाँ से दोगे, यहाँ से पैटर्न फाइंड करो, एफ नॉट एक्स एफ वन एक्स एफ टू एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, अगर तुम ऑड इंटीग्रेशन है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मैं ये बता सकता हूँ, जो ये अपना जो इंटीग्रेशन आया, दिस इज कन्वर्जिंग टू मॉड एक्स। अब उसके कारण क्या हुआ, वी कैन एक्सचेंज लिमिट एंड इंटीग्रेशन इन दिस सिचुएशन, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है वो बाउंडेड क्वांटिटी है। जब बॉन्डेड हो तो मैं बेसिकली एक्सचेंज कर सकता हूँ, आप वैसे जेई में एक्सचेंज कर सकते हो माइनस पाई बाई टू, क्योंकि वहाँ पे बाउंड फंक्शन देंगे, एफ एन माइनस वन एफ एन एक्स जो है ये डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन डी एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये क्वांटिटी कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, अंदर वाला ये मॉड एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। ये जो क्वेश्चन आ गया वो डायरेक्टली आ गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जस्ट मॉड एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, और वो क्या आ जाएगा टू टाइम्स जीरो से पाई बाई टू एक्स डी एक्स विच वैल्यू इज टू पाई स्क्वायर।
तो यहाँ पे टेक अवे था जो पहले आप फील करो f1x f2x f3x निकाल के फिर ग्राफिकली उसको एनालाइज करो, ठीक है ना। तुम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, जैसे mod x जब what I can tell if mod x is let's say less than some 2j plus 1 cos x, alternate solution, ठीक है ना। for every x minus y to me we have cos x 0, so there exists some integer such that mod x is less than this and mod x will be greater than equal to 2j minus 1 cos x, कुछ तो इंटीजर होगा। when j equal to 0 तो f नॉट x का वैल्यू क्या जाएगा हमारे पास cos x, ठीक। ऐसे एफ थ्री एक्स में जीरो हो गया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सो दैट फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वी कैन टेल एफ के एक्स प्लस एफ के प्लस 1 एक्स इफ आई एम डिफाइनिंग लाइक दिस इक्वल टू मॉड एक्स। तो बेसिकली ये जो है मैथमेटिकल वे ऑफ टेलिंग द सेम थिंग, फाइंडिंग पैटर्न ओवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेशन 0 टू f of 2024 f inverse x dx where fx is itself an integration। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है इस प्रॉब्लम में, ये इंटीग्रेशन आपके जेई सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये जेई का क्वेश्चन है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब इन दिस क्वेश्चन यू डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल टेक्निक अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर यू नो, ठीक है। तो ये हिंट है, अब उस हिंट के साथ तुम सोचो इस क्वेश्चन को आप कैसे टारगेट करोगे। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट दैट यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन, वो 0 टू वो वाला जो एक्सप्रेशन है उसको आपको इंटीग्रेट करना ही नहीं है, जस्ट मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, तो अब देखो 0 टू एंड कैलकुलेटिंग f of 2024 इज ऑल्सो नॉट easy because that will give 0 to 2024 e का power minus t square dt, and this is the integration that we don't know probably as of now from our basic techniques of integration, क्योंकि ये कुछ इस टाइप का कर्व आ जाएगा राइट। अब 0 से 2024 में जो ये एरिया है डायरेक्टली आप नहीं बता पाओगे, तो क्या इसका ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिंपली। सो एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, सपोज एफ इनवर्स एक्स को मैंने टी रख लिया, ठीक है। तो ये कहाँ से हो गया टी, डी एक्स विल बिकम एक्स इज एफ ऑफ टी, डी एक्स इज एफ डैश टी डी टी। अब सवाल है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो एफ इनवर्स जीरो, अब आपको पता है एफ ऑफ जीरो जो है यहाँ पे देख लो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 0 to x, so f of 0 is 0 से 0 e to the power minus t square dt which is 0, so there is a function which it's 0 and sends to 0, तो उसका इनवर्स वापस 0 को 0 से देगा, so I can tell f inverse 0 will give t as 0। so what is f inverse of f of 2024, it will be 2020, and now it's very easy क्योंकि इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं बाय पार्ट से, तो t times f of t evaluated from 0 to 2024 minus इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2024, टी को डिफरेंशिएट करो और उसको इंटीग्रेट करो राइट, सो दैट विल गिव यू एफ ऑफ टी डी टी। t and this is f dash t right, leave t, integrate another function and minus 0 से 24 f dash t dt। अब यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन तो तुमको ऑलरेडी पता है, दिस इज t टाइम्स f of t वैल्यूडेड फ्रॉम 0 to 2024, लेकिन सेकेंड एक्सप्रेशन जो है इसको आप कैसे वैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। तुम सोचो, दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको इवैल्यूएट करना था ना टी टाइप्स एफ डैश टी, तो देखो यहाँ इंटीग्रेट करने के बजाय आप डायरेक्ट अपने एफ डैश एक्स निकाल लो राइट, तो एफ डैश एक्स क्या होने वाला है
ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विच इज। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये स्टेप नहीं लेंगे क्योंकि देखो इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इससे फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर इसका इंटीग्रेट करना अपने लिए अभी पॉसिबल नहीं है जेई रेल में। लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 से 2024 वो टी टाइम्स ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब देखो, अब ये तो बहुत ही एनसीईआरटी लेवल का इंटीग्रेशन हो गया। कैसे, क्योंकि आप देखो अब टी स्क्वायर को अगर मैं कुछ यू ले लूँ तो वहाँ से 2t डी टी इक्वल टू डी यू, टी डी टी का वैल्यू डी यू बाई टू आ गया, ठीक है। तो यहाँ से टी डी टी डी यू बाई टू, दिस इज माइनस यू डी। अब टी का वैल्यू जीरो है, जीरो से यहाँ कहाँ आ गया 2024 स्क्वायर तक। तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर यहाँ से आया हाफ इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस 2024 स्क्वायर। तो ए का वैल्यू अपने क्वेश्चंस के अनुसार हाफ है और बी का वैल्यू 2024 स्क्वायर। तो अगर मैं क्या बोल रहा है, ए प्लस लॉग बेस 10b, दैट इज हाउ मच, 13/2 आएगा ना। हाँ, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर मिस्टेक कर दो। जैसे इस सिस्टम में अगर कोई बच्चा इस इंटीग्रेशन में पार्ट लगा दिया, वहाँ फंस जाएगा। अगर एफ को डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके फिर यहाँ पे प्लग करेगा तो फिर आसानी से आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो आप बेसिक से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट्स है, वो रहा लिमिट जी डैश एक्स बाई एक्स जीरो। तो आपको पता ही है ये जाएगा जी डैश जीरो बाई जीरो। अब जी डैश जीरो को जीरो होना होगा क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स अनडिफाइंड आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वी हैव टू वेरिएबल्स। जैसे टी वाई एक्स की पिक्चर में तो आप डायरेक्टली लिबनीज रूल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। हेयर जी ऑफ एक्स, अगर मैं एक्स को बाहर कर भी दूँ तो 0 से x4 टी ई टू द पावर टी बाई एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस एक्स को बाहर कर दिया, लेकिन दिस इज नॉट प्योरली अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इट्स नॉट साई ऑफ एक्स, इट्स साई ऑफ टी। या तो आप कारपेट थ्योरम का इस्तेमाल कर लो, जनरलाइज लिबनीज रूल का, विच इज नॉट इन योर जेई सिलेबस। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा जो जेई सिलेबस में नहीं है, उससे क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा। लेट दिस सेशन बी रिलीवेंट फॉर आवर जेई प्रिपरेशन। तो फिर क्या करेंगे, अब आपको क्या करना होगा, कुछ करके टी बाई एक्स को प्रॉब्लम से हटाना होगा क्योंकि वही हेडेक है। तो अब बाई टी बाई एक्स को प्रॉब्लम से कैसे हटाओगे, बहुत ही सिंपल बात है, तुम टी बाई एक्स को ये टैग कर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जी ऑफ एक्स को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना, टी बाई एक्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं टी बाई एक्स के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो क्या होगा, 0 से एक्स का पावर 4 टी बाई एक्स ई का पावर टी बाई एक्स डिवाइडेड बाई, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टी बाई एक्स होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड किया तो मेरे पास 1 बाई एक्स एक्स्ट्रा बचा, तो इस 1 बाई एक्स टाइम्स दिस। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ अभी मैं देखूंगा। तो अगर मैं अब 1 बाई एक्स को मैं बाहर ले लूँ, इसको बाहर क्यों ले सकता हूँ, बिकॉज व्हाट इज चेंजिंग इज डी टी नॉट 1। So 1 by x is one function, is 0 to x4. Now let's take t by x as some variable, let's say u. ये आ जाएगा u times e का पावर u, right? And what is t? ux, क्या है ना, और नीचे में आ गया 1 प्लस यू स्क्वायर। कहीं मैं यहाँ मिस्टेक तो नहीं किया, t हाँ सही है। यहाँ पे तुम्हारे पास टी बाई एक्स के अलावा एक एक्स्ट्रा एक्स बचेगा, राइट, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एक्स बचने वाला है। So finally we'll have 0 to x to the power 4, which will become t by x है तो 0 से x क्यूब चले जाएगा, and u e to the power u x du, right? Is this okay? Where u itself is a function of two variable, तो यहाँ पे जैसे आप dt करोगे, आप समझ रहे हो ना, x को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो,
ये चीज़ आपको पिक्चर में लाना होगा। तो फिर मेरे पास अब ये पूरा वेरिएबल एक हो गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। अब मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ? अब u को अलग रखो, x को अलग रखो। तो x को मैं अलग रखा 0 से x क्यूब, एक वेरिएबल u e टू पावर u du बाय 1 प्लस u स्क्वायर। अब ये दिस इज x एंड दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ x, लेट्स से सम psi x। सो नाउ बाय प्रोडक्ट रूल मैं बोल सकता हूँ g डैश x जो होगा, x को छोड़ो उसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x क्यूब e टू द पावर x क्यूब बाय 1 प्लस x का पावर 6 और इंटू फिर x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 तो 0 से x क्यूब और u e का पावर u बाय 1 प्लस u स्क्वायर, ये आने वाला है। अब आपको लिमिट लगाना है दिस बाय x का पावर 6 में। लिमिट x टेंस टू 0, दोनों साइड लगा दीजिए, दिस बाय x का पावर 6, यहाँ पे भी x का पावर 6। अब ये जो है ये तो बहुत ही सिंपल सा लिमिट हो गया, जिसका वैल्यू तुम्हारा 3 हो गया यहाँ पे। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स क्यूब अगर कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब 3 4 और दे 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज़ जो बचेगा जो तुम्हारा डायरेक्टली 3 बच गया, राइट। 3 टाइम्स ई का पावर 0 1, नीचे में भी 1। और इसको फिर से रिबनिंग लगा सकते हो, नोमेटर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो लॉपिटल से। जैसे डिफ्रेंशिएट करो तो 1 बन गया u e टू द पावर x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स 6 बाई 6x5 और ऊपर में और 3x स्क्वायर। अब ये लिमिट जो होने वाला है ये हाफ आने वाला है, तो आंसर 3 प्लस हाफ 7/2। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको ध्यान देना है जो कैसे मैं टी बाई एक्स को वन वेरिएबल बनाया और फिर उस फैशन में हमने पूरे क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया, राइट। अब देखो जैसे तुम टी टी और डी टी को डी एक्स से करते हो तो डी टी इक्वल टू यू डी एक्स प्लस एक्स टी, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से हमने इसको कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री दैट पासेस थ्रू ओरिजिन ऑफ जीरो। देखो जैसे ये जो भी कर्व हो, बोल रहा है कितना ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इस कर्व का एग्जैक्टली इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा हो, बांट रहा होगा, ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अगर हम सर्कल लें तो सेंटर से कोई भी लाइन अगर पास कर रहा है वो सर्कल को इक्वल हाफ में बांट रहा है, तो इट इज इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब सवाल है ये जो रैंडम कर्व दिया हुआ है जैसा भी कर्व, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड करें। अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो एक तो थॉट प्रोसेस है तुम इसका ग्राफ बना लो, अब ग्राफ बनाना ही बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए बेसिकली हम फाइंड क्या कर रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए बेसिकली हम बोल रहे हैं तो अगर कोई भी कर्व है, सपोज उसका एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो मैं जितना डिस्टेंस एक्स में ट्रैवल कर रहा हूँ सपोज डेल्टा, वहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है और माइनस डेल्टा पे जो आउटपुट आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास फंडामेंटल आइडिया है। सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी सेम होना चाहिए, जो ड्रॉप है माइनस गामा प्लस गामा और माइनस गामा वो भी सेम होना चाहिए उस पॉइंट के बाद, ऑरिजिन के बाद। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको देखो पोलर फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म से क्या होगा, जो पूरे का पूरे क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट एक्स अगर है कोई भी ग्राफ पे, तो वो तो कोई डिस्टेंस पे होगा आर पे और कोई एंगल थीटा पे होगा, वहाँ पे मैं पॉइंट आर कॉस थीटा और साइन थीटा बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक्स को मैं लिख लिया लेस से आर, कुछ भी लिख लो कॉस टी, और वाई को लिख लिया मैं आर साइन टी। तो अब इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, तुम एक्स वाई मल्टीप्लाई करोगे, हो गया मॉड आर स्क्वायर साइन टी कॉस टी, साइन टी प्लस कॉस टी, साइन टी माइनस कॉस टी इक्वल टू 1। तो आपके पास अच्छा साइन टी कॉस टी में भी आ रहा है, तो ये आर 2 × 2 R4 हो गया। तो मेरे पास R4 साइन टी कॉस टी, और ये कॉस टी प्लस साइन टी एंड कॉस टी माइनस साइन टी, क्योंकि मॉड है तो हम इसको माइनस लेके भी मॉड सेम होगा, तो इस कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। अब इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो, तो मेरे पास जो ये बना हाफ R4, ये बन गया साइन 2 थीटा और ये बन गया कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1। so that gives 1/4 साइन 4t
आर का पावर 4 का मॉड इक्वल टू 1, सो ये आ गया प्लस माइनस। अब टी तुमको पता है -y2 से ये जो पैरामीटर है, ये मैं टी को 0 से टोटल 2 पाई में घुमा सकता हूँ, ठीक है। टी को मैं कहाँ से कहाँ घुमा सकता हूँ, 0 से 2 पाई। इससे क्या होगा ना, कोई भी पॉइंट इन द इंटायर 2D कैन बी रिप्रेजेंटेड। अगर आप पूरा एक बार कोई पर्टिकुलर आर्ट डिस्टेंस लेके पूरा घुमा दोगे तो कोई भी पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसमें, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो, इफ द लाइन विथ एंगल टी इक्वल टू थीटा, अब कोई भी लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि मैं पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट में हूँ, तो जैसे मान लो थीटा है तो यहाँ तो इक्वेशन हो जाएगा टी इक्वल टू थीटा, क्योंकि अगर मैं थीटा को फिक्स कर दूंगा तो जो पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है ना, वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनने वाला है, वो भी वही बनेगा, लाइन हैविंग इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इफ लाइन विथ एंगल टी इक्वल टू लाइन ऑफ सिमेट्री, तो फिर इसका क्या मतलब है, अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ लूँ, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आर कॉमा टी, ठीक है ना, जो होगा वो बराबर ऑक्यूमेंटली होगा थीटा प्लस, अगर मैं थोड़ा आगे भी बढ़ूँ थीटा से, अगर मान लो कोई भी कर्व पे अगर ये पॉइंट है आर कॉमा थीटा, तो अगर मैं थोड़े आगे बढ़ूँ आर और थीटा प्लस इप्सा, या फिर मैं थोड़े पीछा बढ़ूँ, अगर मैं आर टी को रिप्लेस कर दूँ आर थीटा माइनस इप्सा से, ठीक है, तो मेरा आंसर जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ये तो है सिमेट्रिसिटी का मतलब, जैसे ये कर्व सिमेट्रिक है ना, तो मान लो तुम थीटा से थोड़ा आगे बढ़े, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टी इक्वल टू थीटा इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है भाई, ऐसे देखो, अगर मान लो कोई भी मैं भी पॉइंट पे, सपोज ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, अगर ये पॉइंट सपोज आर कॉमा थीटा है, कोई भी पॉइंट ऑरिजिन से मान लो आर है, तो अगर मैं ऑलमोस्ट सेम आर पे, तो इमेजिन करो इन लिमिटिंग केस, अगर मैं थीटा को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ आर कॉमा थीटा प्लस इप्सा, या फिर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ आर कॉमा थीटा माइनस इप्सा, मेरी इप्सा इज स्मॉल क्वांटिटी, तो मेरा जो आंसर होना चाहिए, मेरा जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, कर्व का जो वैल्यू होना चाहिए, टी का वैल्यू, वो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट दिस लाइन। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं ये इक्वेशन में डाल दूंगा, इट मीन्स इफ आई पुट 1/4 साइन 4 और थीटा के बजाय थीटा प्लस इप्सा R4, ये क्वांटिटी सेम होना चाहिए 1/4 साइन 4 टाइम्स थीटा माइनस इप्सा r to the power 4 for any ipsa, no matter how small it is or how big it is, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है। अब ये पॉसिबल कब होगा, तो देखो R4 सब कट गया, यहाँ से तुम्हारा बचा साइन 4 थीटा मॉड ऑफ साइन 4 थीटा प्लस 4 इप्सा, should be mod of sin 4 theta minus 4 ipsa. It should be true for all ipsa belongs to real number. अब अगर ये ऑल इप्सा के लिए ट्रू है, जैसे 0 देखें 1 देखें कुछ भी देखें, तब ये कब पॉसिबल होगा, अब ये पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ साइन 40 ये खुद मर जाए, अरे यही होगा ना कि साइन 40 का वैल्यू जो है वो खुद मर जाए, ये जो है साइन 40 था वो खुद मर जाए, तो साइन 40 अगर मरेगा तो वी कैन फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ टी। तो अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो 0 से 2 पाई के बीच में, तो साइन 40 मरेगा मतलब 40 का वैल्यू एन पाई होगा, मेरा एन इज इंटीजर, तो टी का वैल्यू एन पाई बाई 4 आ गया, मेरा एन इज इंटीजर। अब इस इंटरवल में आप निकालिए, बंदूक छोड़िए, सो पाई बाई एन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे, ठीक ना, तो मेरे पास पाई बाई 8 वैल्यू आया, पाई बाई 4 आएगा, 3 पाई बाई 8 आया, और क्या जाएगा पाई बाई 2, 5 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 8। तो मैं ये दोनों वैल्यू से बोल रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास कितने पॉइंट्स कितने एंगल्स आए, 1 2 3 4 7 8, सो देयर आर 8 सच लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, जहाँ से ये पूरा कर्व जो होगा वो सिमेट्रिक आएगा। अब देख सकते हो बहुत ही ये यूनिक सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने यूनिक वे में सॉल्व किया। ये क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन है, तो ये आप खुद कर लेना, ये मेंस लेवल का है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया है,
तो तुमसे पूछा जा रहा है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो भाई यहाँ से तो डायरेक्ट बनने वाला है 10x² माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या जाएगा, -π/4 प्लस एन पाई, अगर एन इंटीजर। अब तुमको पता है x² x0 से 2 पाई है, तो ये 4 पाई स्क्वायर से छोटा होगा। इसका मतलब 4 पाई स्क्वायर बड़ा होगा एन पाई माइनस π/4 से। तो अब तुम n का वैल्यू जैसे पाई 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 कैंसिल कर लो, तो 4 पाई n माइनस 1/4। यहाँ से 4 पाई प्लस 1/4 जो होगा वो n से बड़ा हो जाएगा। अब n जो होगा यहाँ से आप देख सकते हो 12 से छोटा है और n 1 से बड़ा भी है। तो फिर n का जो आएगा यहाँ पे 12 सॉल्यूशन आ जाएगा, 1 से 12 तक कोई भी वैल्यू जस्ट आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। 3.14 लगभग 13 12 पॉइंट समथिंग प्लस समथिंग आ गया। तो ये 12 से छोटा होगा और 1 से बड़ा, क्योंकि n इंटीजर है। तो आंसर इज 12 सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सपोज फ्रॉम सम एंगल रूट्स ऑफ इक्वेशन का साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको पता ही है साइन थीटा कॉस थीटा जो होने वाला है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये 3/10 है। तो यहाँ से साइन 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3/5। राइट। तो विच गिव्स कॉस 2 थीटा इज ±4/5। लेकिन बोल रखा है थीटा जो है वो 0 से कहाँ तक है, π/4 में, बोथ इंक्लूडेड। तो 2 थीटा 0 से π/2 में आएगा। जैसे ही आएगा इसका मतलब cos 2 थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब फिर नेक्स्ट इक्वेशन में तुम डालो तो P1 का वैल्यू जो आ रहा है, P1 क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। और बस भाई इसका वैल्यू पुट करो 3/5 प्लस 4/5 और प्लस कितना आया 3/5 इंटू 4/5। ये कैलकुलेट करोगे 2 कितना है 5/25। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है मेंस लेवल का। हाँ ये क्वेश्चंस का मैं बात कर रहा था जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन ये टेक्निकल है, आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो बच्चा बोलेगा भाई डायरेक्टली क्यू ऑफ -10 पुट करो, -10 क्यूब -9 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 18 इंटू -10 प्लस 27। फिर क्यू ऑफ -8 पुट करो, -8 क्यूब -9 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 18 इंटू -8 प्लस 27। ऐसे करते करते पूरे इक्वेशन को ऐड कर दो। अब सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1/6। एन सिग्मा एन स्क्वायर का पता है, ये उल्टा हमने लिख दिया, हम सॉरी, एन क्यूब एन स्क्वायर का ये होगा और एन क्यूब का होगा एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो फिर वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ से कैलकुलेशन लेंदी आएगा, सो इट विल लेंदी कैलकुलेशन। अब मैं इसको सही से मेथड 2 से अगर सॉल्व करूँ स्मार्टली, तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो -10 16 फिर -8 और 14 -8 14, इस दोनों के कॉम्बिनेशन में कुछ खास है क्या, इस दोनों का डिफरेंस देखो 6 6 6 का डिफरेंस बना है। तो अब तुम सोचो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ 6 का कनेक्शन यहाँ पे है कि नहीं, 6 का कनेक्शन कैसे दोगे। अब देख सकते हो ये क्यूबिक को मैंने फैक्टराइज वैक्टराइज करके हो सकता है सब कुछ कैंसिल वैंसिल कर जाए। तो अगर मैं ये क्यूबिक को देखूँ तो क्यू ऑफ एक्स जो दे रखा है अपने पास एक्स क्यूब -9x² प्लस 18x प्लस 27 है। देखो इस पार्ट को तुम्हें x² -9x प्लस 18 27, तो ये पार्ट तो दिख गया x इंटू एक्स -6 और x-3 है। चलो भाई कुछ 3 6 तो दिखा। वैसे एक बच्चा 1 2 3 और 27 का फैक्टर देके फैक्टराइज करना चाहेगा उस पूरे क्यूबिक को ही। अब देखोगे जैसे 1 3 ये सब वर्क नहीं करेगा, तो फिर एटलीस्ट पूरे क्यूबिक के वाला ये पार्ट को फैक्टराइज कर लिया। अब इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा क्या हो गया ना, जो मैं क्वेश्चंस में ऑलरेडी दे रखा हूँ, जो फर्स्ट टर्म को अगर मैं x मानता हूँ क्यू ऑफ एक्स, तो लास्ट वाला जो है वो क्या है क्यू ऑफ 6 माइनस एक्स। देख सकते हो -10 तो 6 माइनस -10 16 फिर -8 प्लस। तो क्यों ना मैं क्यू ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ 6 माइनस एक्स ही फाइंड करने चले जाऊँ। तो x इंटू एक्स -6 इंटू एक्स -3 प्लस 27 प्लस x को 6 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा -x 6 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स प्लस 27। अब मजा आ गया भाई, क्योंकि ये क्वांटिटी जो तुम देखोगे ये क्या हो रहा है, माइनस कॉमन लूँ -x से प्लस x फिर माइनस कॉमन लूँ तो ये x-3। अरे ये क्वांटिटी तो एग्जैक्टली इसका नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों आपस को खा लिया, ये पूरा खत्म, मेरे पास 54 आ गया इसका समेशन।
तो फर्स्ट और लास्ट जो है वो 54 बना रहा है, तो मेरा आंसर है इसमें कितने ऐसे टर्म पेयरिंग बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक पेयर यहाँ से बना, दो पेयर यहाँ, ऐसे ऐसे करके 7 पेयर, क्योंकि 14 पे नहीं, -10 -6 -6 -4 -2 0 ऐसे जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 पेयर बना, तो 7 इंटू 54 बना 378 इज आंसर फॉर दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप ऐसे अप्रोच करते हो, एंड दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपके पास और अच्छे तरीके से अवेलेबल है, या फिर किसी क्वेश्चंस में डाउट है, यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन, we can discuss that questions in our next session as well. Thank you, have a good day.